नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 18 जनवरी के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, विदेशी अंशदान विनियम अधिनियम यानी कि FCRA अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है सही कूट का चयन कीजिए। यहाँ पर पहला कथन है, भारत में व्यक्तियों के विदेशी वित्त पोषण को FCRA अधिनियम के तहत नियंत्रित किया जाता है और गृह मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। तो FCRA को लेकर के हमने पहले भी बहुत सारी चर्चाएं की हैं और आप सभी को यह ध्यान में रखना है कि अगर भारत में किसी व्यक्ति को या फिर सरकारी या गैर सरकारी संगठन को विदेशों से चंदा लेना है तो यहाँ पर उसके नियम FCRA अधिनियम के तहत नियंत्रित होते हैं। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि गृह मंत्रालय के द्वारा इन सभी नियमों का कार्यान्वयन किया जाता है। यानी कि यहाँ पर जो पहला कथन है वो पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, अधिनियम के तहत पंजीकृत गैर सरकारी संगठन 5 उद्देश्यों के लिए विदेशी योगदान प्राप्त कर सकते हैं और वे उद्देश्य हैं सामाजिक, शैक्षिक, धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक। तो यहाँ पर दूसरा कथन भी बिल्कुल सही है। आपको ध्यान में रखना है कि इस अधिनियम के तहत पंजीकृत गैर सरकारी संगठन इन 5 उद्देश्य यानी कि सामाजिक, शैक्षिक, धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक उद्देश्यों के लिए विदेशों से चंदा मंगा सकते हैं। यानी कि यहाँ पर दूसरा कथन पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, अधिनियम यह सुनिश्चित करता है कि विदेशी योगदान प्राप्त करने वाले उस उद्देश्य का पालन करते हैं जिसके लिए ऐसा योगदान प्राप्त किया गया है। तो यहाँ पर यह कथन भी पूरी तरीके से सही है। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि अगर किसी संगठन के द्वारा शिक्षा के नाम पर या फिर सामाजिक मद में खर्च करने के लिए विदेशों से चंदा लिया जा रहा है तो यहाँ पर वह संगठन उस पैसे का इस्तेमाल उसी उद्देश्य के लिए कर सकता है जिसके लिए चंदा लिया गया है। यानी कि यहाँ पर तीसरा कथन भी पूरी तरीके से सही है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर सारे के सारे कथन सही हैं। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है। यहाँ पर यह कहा गया है कि कांग्रेस से जुड़े हुए 2 NGO के रजिस्ट्रेशन को 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। यानी कि ये संगठन 2026 तक विदेशों से चंदा प्राप्त कर सकते हैं। आपको यह ध्यान में रखना है कि सरकार के द्वारा 8 जुलाई 2020 को यह घोषणा की गई थी कि कांग्रेस से जुड़े हुए 2 संगठन जिनका नाम है RGF यानी कि राजीव गांधी फाउंडेशन और दूसरा है राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट, और इसके साथ साथ इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के ऊपर एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनाया गया था जो उस पर लगे आरोपों की जांच करने वाले थे। और यहाँ पर राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट को 2026 तक के लिए FCRA नोड मिल गया है। यानी कि ये संगठन 2026 तक विदेशों से चंदा ले सकते हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में राज्य विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव के कार्यक्रम किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको यह ध्यान में रखना है कि अनुच्छेद 324 जहां पर भारतीय चुनाव आयोग के बारे में चर्चा की गई है उसमें साफ साफ कहा गया है कि भारत का जो चुनाव आयोग होगा वह संसद, राज्य विधानसभाओं, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यालय के लिए चुनाव का निर्देशन, अधीक्षण और नियंत्रण करेगा। आपको यह भी ध्यान में रखना है कि राज्य चुनाव आयोग के द्वारा राज्य में जो स्थानीय निकाय होते हैं उनके चुनाव कराए जाते हैं। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा भारतीय चुनाव आयोग। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द इंडियन एक्सप्रेस में आया है जहां पर यह कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव को 14 फरवरी से आगे बढ़ा करके 20 फरवरी कर दिया गया है। यानी कि वहां पर अब वोट 20 फरवरी को डाले जाएंगे। और यहां पर यह कहा गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा कि रविदास जयंती को देखते हुए उनके द्वारा यह फैसला लिया गया है। यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि इलेक्शन कमीशन को जन प्रतिनिधित्व कानून के सेक्शन 153 के तहत यह पावर प्राप्त है कि वह उचित कारणों से चुनाव के टाइम को आगे बढ़ा सकता है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कथक नृत्य के संबंध में
दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। और यहां पर आपको 3 कथन दिए गए हैं। यहां पर पहला कथन है, ये आमतौर पर एक एकल प्रदर्शन है जिसमें नर्तक अक्सर छंदों का पाठ करने के लिए ठहरता है, जिसके बाद गति माध्यम से उनको क्रियान्वित करता है। तो यहां पर चर्चा हो रही है कथक नृत्य की। आप सभी को ध्यान में रखना है कि कथक शब्द की उत्पत्ति कथा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है कहानी। आमतौर पर कथक एक एकल प्रदर्शन है। यहां पर नर्तक अक्सर छंदों का पाठ करने के लिए रुकता है और उसके बाद गति के माध्यम से उनका निष्पादन करता है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहां पर पहला कथन पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, कथक शास्त्रीय नृत्य का एक ऐसा एकमात्र रूप है जो हिंदुस्तानी अथवा उत्तर भारतीय संगीत से संबंध है। तो यहां पर दूसरा कथन भी पूरी तरीके से सही है। आपको यह ध्यान में रखना है कि कथक शास्त्रीय नृत्य का एकमात्र ऐसा रूप है जो उत्तर भारतीय संगीत से जुड़ा हुआ है। यानी कि यहां पर दूसरा कथन भी पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, तुगलक और खिलजी सम्राटों और उनके रईसों के अधीन कथक दरबार में किया जाता था, जहां इसे अपनी वर्तमान विशेषताओं को ग्रहण किया और एक विशिष्ट शैली के साथ नृत्य के रूप में विकसित हुआ। आपको यह ध्यान में रखना है कि मुगलों के आगमन के साथ ही इस नृत्य को एक नया प्रोत्साहन मिला। यह नृत्य मंदिर के आंगन से लेकर के महल के दरबार तक अपना स्थान बनाने में कामयाब रहा, जिसके कारण इसके प्रस्तुतिकरण में बहुत सारे परिवर्तन आए। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि कथक बहुत ही फेमस हुआ मुगलों के आगमन के बाद। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर तीसरा कथन पूरी तरीके से गलत है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यहाँ पर तीसरा कथन गलत है। इससे जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है और यहाँ पर बताया गया है कि कथक के जाने माने हस्ती पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया है और उनके बारे में यहाँ पर सारी चर्चाएं की गई हैं और इसी को आधार बना करके यह क्वेश्चन आपके सामने रखा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप लोग जरूर रिवाइज करेंगे क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और यहां पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। यहां पर पहला कथन है, प्रथम सर्वेक्षण वर्ष 1987 में प्रकाशित हुआ था और ISFR 2021 इसका 17वां संस्करण है। तो यहां पर पहला कथन पूरी तरीके से सही है। आप सभी को ध्यान में रखना है कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट भारत के वन और वृक्ष आवरण का एक आकलन है जिसे हर 2 साल में भारतीय वन संरक्षण द्वारा प्रकाशित किया जाता है। और ऐसा सर्वेक्षण पहली बार 1987 में प्रकाशित हुआ था और यहाँ पर 2021 में जो इसका संस्करण है वह ऐसा 17वां सर्वेक्षण है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर पहला कथन पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, वनों की 3 श्रेणियों का संरक्षण किया जाता है। सघन वन यानी कि जहां पर 70% से ज्यादा अधिक चंदवा घनत्व है। दूसरा है मध्यम घने वन जहां पर 40 से 70% चंदवा घनत्व होता है। और तीसरा है खुले वन जहां पर 10 से 40% चंदवा घनत्व होता है। यहां पर दूसरा कथन भी पूरी तरीके से सही है। आप सभी को ध्यान में रखना है कि यहां पर वनों की 3 श्रेणियों का संरक्षण किया जाता है। बहुत घने वन अर्थात ऐसे वन जहां पर 70% से अधिक चंदवा घनत्व है। दूसरा है मध्यम घने वन जहां पर 40 से 70% चंदवा घनत्व है। और तीसरा है खुले वन जिनका घनत्व जो है वह 10 से 40% होता है। आपको यह भी ध्यान में रखना है कि यहां पर स्क्रब यानी कि ऐसे जंगल जिनका चंदवा घनत्व 10% से कम है उसका भी संरक्षण किया जाता है, लेकिन वनों के रूप में इन्हें वर्गीकृत नहीं किया जाता। यानी कि यहाँ पर सिर्फ 3 श्रेणियां हैं वनों की। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर दूसरा कथन पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, इसमें पहली बार टाइगर रिजर्व, टाइगर कॉरिडोर और गिर के जंगल में वन आवरण का आकलन किया गया है जिसमें एशियाई शेर रहते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है ये और आप सभी को ध्यान में रखना है कि इस बार का जो सर्वेक्षण है उसमें पहली बार टाइगर रिजर्व,
टाइगर कॉरिडोर, गिर के जंगल में वन आवरण का आकलन किया गया है और आप सभी जानते हैं कि गिर के जंगलों में एशियाई शेर पाए जाते हैं। यानी कि यहाँ पर जो तीसरा कथन है वो भी सही है और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर सारे के सारे कथन सही हैं। तो इस पर हमने पहले भी चर्चा की थी और आज भी इसके ऊपर एक न्यूज आया है जिसका शीर्षक है फॉरेस्ट फाइन प्रिंट। आइए अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं और यह क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर आपको 2 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि उपयुक्त दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर पहला कथन है, इसने स्वदेशी कारीगर शिल्प और उद्योगों के पुनरुद्धार में योगदान दिया। तो यहाँ पर पहला कथन पूरी तरीके से सही है। अगर हम स्वदेशी आंदोलन की बात करें तो स्वदेशी की भावना को स्वदेशी कपड़ा मिलों, साबुन और माचिस की फैक्ट्रियों, चर्म शोधन कारखानों, बैंकों आदि की स्थापना में अभिव्यक्ति मिली। इस प्रकार इसने स्वदेशी कारीगरों और उद्योगों के पुनरुद्धार में योगदान दिया। यानी कि यहाँ पर जो कथन 1 है वह पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, स्वदेशी आंदोलन के एक भाग के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर दूसरा कथन भी पूरी तरीके से सही है। आप सभी को ध्यान में रखना है कि 15 अगस्त 1906 को शिक्षा की एक प्रणाली को व्यवस्थित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी। यानी कि यहाँ पर दूसरा कथन भी सही है और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर दोनों के दोनों कथन सही हैं। आइए अब आज के तथ्य के ऊपर चर्चा कर लेते हैं और आज हम चर्चा करने वाले हैं गणतंत्र दिवस परेड के लिए जो झांकी चुनी जाती है उसके ऊपर। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द इंडियन एक्सप्रेस में आया है जहां पर इसको लेकर के विस्तृत चर्चा की गई है। आप सभी को यह ध्यान में रखना है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के द्वारा प्रधानमंत्री को एक लेटर लिखा गया है जिसमें उन्होंने बंगाल की झांकी को गणतंत्र दिवस के परेड में शामिल करने की बात कही है। इसी तरीके से केरला के द्वारा भी ऐसा ही आग्रह केंद्र सरकार से किया गया है और इसीलिए यहाँ पर यह समझना बहुत ही जरूरी है कि आखिर गणतंत्र दिवस परेड में झांकियों का चयन कैसे किया जाता है। आप सभी को ध्यान में रखना है कि हर साल सितंबर के आसपास रक्षा मंत्रालय जो गणतंत्र दिवस परेड और समारोह के लिए जिम्मेदार है, सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्र सरकार के विभागों और कुछ संवैधानिक अधिकारियों को झांकी के माध्यम से परेड में भाग लेने के लिए आमंत्रित करता है। यहाँ पर जब इन सभी के द्वारा अपनी अपनी झांकियों को भेजा जाता है तो यहाँ पर रक्षा मंत्रालय एक विशेषज्ञों की समिति बनाता है और इस समिति में ऐसे लोग शामिल होते हैं जो खुद कला, संस्कृति, मूर्तिकला, संगीत, वास्तुकला, नृत्य कला आदि जैसे क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा अनुभव रखते हैं। वे इन प्रस्तावों पर चर्चा करते हैं और इसके बाद झांकियों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। सबसे पहले प्रस्तुत किए गए स्केच या प्रस्तावों के डिजाइन की जांच की जाती है इस समिति के द्वारा और अगर इस समिति को लगता है कि इस डिजाइन में कुछ संशोधन किए जा सकते हैं तो इसका सुझाव भी इस समिति के द्वारा संबंधित राज्यों को या फिर विभागों को दिया जाता है। यहाँ पर यह ध्यान रखा जाता है विश्लेषण में कि स्केच सरल, रंगीन, समझने में आसान होना चाहिए और अनावश्यक विवरण से यहाँ पर बचना चाहिए। जो भी झांकियाँ यहाँ पर प्रस्तुत की जा रही हैं वे स्वव्याख्यात्मक होनी चाहिए और किसी लिखित विवरण की आवश्यकता यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो इसके आधार पर इस समिति के द्वारा झांकियों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है और एक बार इन झांकियों को अनुमोदित करने के बाद इसका अगला चरण होता है और यहाँ पर प्रतिभागी अपने प्रस्तावों के 3 डायमेंशनल मॉडल यानी कि 3 आयामी मॉडल के साथ प्रस्तुत होते हैं और फिर से इस विशेषज्ञ समिति के सदस्यों के द्वारा इसकी जांच की जाती है और अंतिम चयन की प्रक्रिया में बहुत सारे कारकों का ध्यान रखा जाता है जिसमें इन झांकियों का जनता पर प्रभाव, झांकियों के क्या विचार हैं, क्या विषय हैं, कौन से संगीत का इसमें उपयोग किया गया है, इन सभी कारकों को देखते हुए इस समिति के द्वारा झांकियों का अंतिम चयन किया जाता है। तो आप सभी को यह ध्यान में रखना है कि आखिर झांकियों का चयन गणतंत्र दिवस की परेड के लिए कौन करता है और कैसे करता है। तो इस न्यूज को भी आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ लेंगे। जो कंट्रोवर्सी यहाँ पर हुई है उसको समझने के लिए बहुत ही जरूरी है। आशा करता हूं कि आप सभी को आज का डेली क्विज पसंद आया होगा।
सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण समाचारों से जुड़े हुए हैं। आप इन क्वेश्चन और समाचारों का रिवीजन कर लेंगे और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं डेली क्विज के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।